धन्यवाद। आर्यन सिविल क्लास में मैं साइंस को लेकर उपस्थित हूँ, अविनाश कुमार मौर्य। तो ध्यान दें, आज का आपके सामने दिखाई दे रहा है भौतिक विज्ञान। इस भौतिक विज्ञान में आप पढ़ेंगे तापमापी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर देखा जाए तो यह फिजिक्स ऐसा है जिसमें आपका तापमापी या थर्मामीटर, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका ये थर्मामीटर। जबकि जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, आप थोड़ा सा ध्यान उन परीक्षाओं के प्रश्नों पर देंगे तो उसमें आपको तापमापी या थर्मामीटर से ज़रूर प्रश्न मिलेगा। तो देखिए, आज हम आपको बहुत ही सरल भाषाओं में इस थर्मामीटर का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान दें, कुछ भी पढ़ने से पहले आप सबसे पहले तापमापी अर्थात उसके हेडिंग पर ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है तापमापी। इसका मतलब होता है कि ताप मापने वाले उपकरण या यंत्र, जिस यंत्र के द्वारा हम ताप को क्या करते हैं, मापते हैं, उसको हम तापमापी या थर्मामीटर इंग्लिश में कहते हैं। तापमापी का ही इंग्लिश है थर्मामीटर। जैसा कि हमने बता दिया कि कोई भी ताप हो, किसी भी ताप को मापने के लिए जिस उपकरण की, जिस यंत्र की आवश्यकता होती है वह है थर्मामीटर। तो सबसे पहले मैं तो समस्त थर्मामीटरों की चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं सामान्य थर्मामीटरों की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ध्यान दें थर्मामीटर बहुत हैं। आज लगभग मैं सभी का जिक्र करूंगा। पहले आप सामान्य थर्मामीटरों को देखें तो ध्यान दें, अगर कहा जाए तो विश्व में सबसे प्रचलित थर्मामीटर में आपका आता है सेल्सियस। ध्यान दें, सबसे प्रसिद्ध सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। सेल्सियस पैमाना यह विश्व में सबसे प्रचलित पैमाना है। अगर न अपनाने वाले देश हैं, कम प्रचलित करने वाले देश हैं, तो वह है आपका अमेरिका। अमेरिका में फ़ारेनहाइट ज़्यादा चलता है, जबकि विश्व के लगभग सभी देशों में सेल्सियस नंबर 1 पर है। तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोग, बहुत सामान्य सा चीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो जल होता है, जल का हिमांक, बात आती है कि भाई हिमांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर जल जम जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यह सामान्य लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। कौन? जल जम करके। इसके बाद आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि जो जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक कहें, क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात उबलना। तो जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो आप बता सकते हैं कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ध्यान दें, हमने सेल्सियस में जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आइए, सेल्सियस के बाद हम चलते हैं केल्विन। सेल्सियस के बाद हम चलते हैं केल्विन, जिसका सिंबल होता है के। अगर देखा जाए तो यही जल का हिमांक 273 केल्विन। ध्यान दीजिए, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो आपसे प्रश्न किया जाए कि जल कितने केल्विन पर जमता है, तो आपका जवाब होगा कि जल 273 केल्विन पर क्या होता है, जम जाता है। अर्थात जल का हिमांक केल्विन में कितना हुआ, 273 केल्विन।
अब यही बात आती है कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है। तो यदि जल का क्वथनांक केल्विन में देखा जाए तो आपका 373 केल्विन होता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में पूछा गया तो आप धड़ से बताएंगे। अगर पूछा गया कि केल्विन में जल का हिमांक कितना होता है तो 273, जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है 373। अब आगे आते हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे साधारण भाषाओं में धीरे धीरे समझना है। केल्विन के बाद आपका आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, तो ध्यान दें, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। यहाँ पर भी जानना है कि जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि जल का हिमांक, तो जल का हिमांक अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी प्रकार आप आगे चलेंगे तो फ़ारेनहाइट के बाद आता है र्यूमर। आपका चौथा पैमाना आएगा ताप का र्यूमर, जबकि आप सभी लोग जानते हैं इसका उपयोग व्यवहारिक किताबों में बहुत कम है, फिर भी इसको जान लेना है। जल का क्वथनांक आएगा र्यूमर में, तो जल का क्वथनांक होता है 80 र्यूमर। यदि र्यूमर में कहा जाए तो जल का क्वथनांक र्यूमर में कितना 80 र्यूमर, आ जल का हिमांक र्यूमर में कितना तो 0 र्यूमर। 0 डिग्री कहें, 0 डिग्री र्यूमर। तो ये आपका रहा जल का हिमांक। तो ध्यान दीजिए, मैंने 4 पैमानों का केवल जल का हिमांक बिंदु और जल का क्वथनांक बिंदु बताया। थोड़ा सा आइए, यही 0 से लेकर के और 100 तक यह कितने भागों में बटा है। तो आप ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 100 तक यह कितने भागों में बटा है तो 100 भागों में। 0 से लेकर के 100 तक कितने भागों में बटा है 100 भागों में। इसी प्रकार आप आइए यहाँ पर 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन को देखा जाए तो यह कितने भागों में बटा है। तो आप 373 में से 273 घटा देंगे तो यह भी आपको दिखाई देगा 100 भाग। 273 से 373 के बीच में यह कितने भागों में पैमाना बटा है 100 भाग में। आइए यहाँ पर अब देखा जाए कि फ़ारेनहाइट का कितना भाग है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच यदि भाग देखा जाए तो आप आसान तरीका है कि 212 में से 32 घटाएंगे तो आपका 180 भाग आएगा। 180 32 में जोड़ देंगे तब आपका 212 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह फ़ारेनहाइट कितने भागों में बटा है 180 भागों में। इसके बाद आइए र्यूमर में बिल्कुल वही तरीका, जो सिस्टम, जो फार्मूला हम एक पर अपनाएंगे वही फार्मूला सब पर अपनाएंगे, इसलिए ताकि हम आसानी से सरल भाषाओं में समझ सकें। तो यहाँ पर आप र्यूमर में देखिए 0 से लेकर 80 तक अगर देखा जाए तो यह 0 से लेकर 80 तक कितने भागों में बटा है तो केवल 80 भागों में। 0 से लेकर 80 भागों में। अब बात आती है कि भाई हम लोग तो जान गए कि जल का क्वथनांक और जल का हिमांक, चाहे वह डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे केल्विन में हो, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में हो या र्यूमर में हो, हम यह बात क्या किए समझ लिए। अब चारों में संबंध, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न आ रहा है कि आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए, तो वहाँ पर आपको समस्या खड़ी हो जा रही है। तो हमारा सिद्धांत है कि अगर आप भूल भी जाएं तो हमारे इस तरीके से तुरंत आप उस सूत्र को पैदा कर दें या उस सूत्र का निगमन कर दें। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सेल्सियस।
हमको सूत्र निकालना है किसका, सेल्सियस का। सेल्सियस, उसके बाद माइनस करिए, जल का हिमांक कितना है 0। अब बटा में कितना भाग, तो 0 से लेकर 100 कितने भागों में बटा है, 100 भागों में। अब ध्यान से देखिए, डिग्री सेल्सियस रहा माइनस जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, अब बटा का मतलब ही भाग, तो कितने भागों में बटा है, तो 100 भागों में। आइए अब आप बताइए कि इसी तरह जैसे मैंने डिग्री सेल्सियस का C लिखा, या पूरा लिख दीजिए डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर केल्विन, चूँकि केल्विन एक ऐसा पैमाना है जिस पर डिग्री नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, इस सूत्र का डेरिवेशन करने के बाद आगे बताएंगे। तो यहाँ पर केल्विन, आज जैसे डिग्री सेल्सियस वैसे केल्विन, तो चलिए बिल्कुल सेम, माइनस है तो माइनस, ये 0 क्या है, जल का हिमांक, तो केल्विन में जल का हिमांक क्या है, 273। देखिए जैसे 0 वैसे 273। अब बटा में कितना भाग है बना हुआ, तो यहाँ पर यह 100 भागों में बटा है, तो आपका 100 भाग बराबर। अब किस पर चलेंगे, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में सबसे पहले आप लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसका नकल मारिए, इस पर आइए, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, माइनस सब में लग रहा है तो माइनस लगेगा। अब जैसे 273 इसका जल का हिमांक है, तो इसका हिमांक क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर लेंगे आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बटा में यह कितने भागों में बटा है, तो आपको पहले ही बताए इसका भाग कितना है, 180। 180 भागों में बटा है। इसके बाद आप फिर आइए वही काम करिए, र्यूमर है तो आप लिखेंगे कि डिग्री र्यूमर, माइनस है तो माइनस। इसके बाद जल का हिमांक यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है 0। अब बटा में यह भाग कितने भागों में बटा है, तो आपका 80 भागों में। देखिए आपका सिस्टम ये आसान रहा कि केवल आपको थोड़ा सा रटना होगा कि जल का हिमांक बिंदु प्रत्येक का और जल का क्वथनांक बिंदु, अगर इतना रहे ठीक, तो आप उसके सिंबल में से हिमांक घटाकर आ जितने भागों में बटा है उससे भाग दे देंगे। तो आइए और थोड़ा सा आसान किया जाए। अगर मैं मैथमेटिकल तरीके से हल करूं तो देखिए 20 से कटा दूं, 20 पाँचे 100, 20 पाँचे 100, 20 नावा 180, 20 चौके 80। 20 से सभी समान रूप से क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो मैं नहीं, आप ही बताइए कि इस डिग्री सेल्सियस में से 0 घटेगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और जब नहीं पड़ेगा तो 0 का मान खत्म करिए। यहाँ पर आइए डायरेक्ट क्या, C और बटा में 5। देखिए -0, किसी भी संख्या से 0 घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं, तो केवल C। बटा में आपका 5 है, कटा दिए, बराबर K - 273, तो यह घटने वाला है नहीं, तो लिखिए K - 273 और बटा में क्या हो जाएगा 5, बराबर यहाँ पर F - 32, यह भी घटने वाला है नहीं, तो F - 32 बटा में 9, बराबर। अब यहाँ पर 0 है तो वही बात डिग्री सेल्सियस वाली, तो केवल क्या लिखेंगे R, और बटा में हो जाएगा आपका क्या 4। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका संक्षेप रूप में आ गया C/5 बराबर K - 273 बटा 5 बराबर F - 32 बटा में 9 बराबर R बटा में 4। ये सूत्र जो है इन चारों के बीच कोई भी एक मान दे दिया आपको और उसमें से दूसरा पूछ दिया, तो जैसे मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस दे दिया, र्यूमर पूछ दिया, तो केवल इन 2 सूत्रों को उसमें से निकालने बराबर करके और उस पर हल कर दें।
अभी पिछले दिनों खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, जिसमें से एक प्रश्न इसमें से आया था और वहाँ पर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था। तो इसी तरह के कई परीक्षाओं में, चाहे वह यूपीएसआई की परीक्षा होगी, चाहे लेखपाल की परीक्षा होगी, चाहे सिविल में कई परीक्षाएं होंगी जिनमें एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय होता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चनों को हम देखते हैं इस पर। ध्यान दें, जब तक हम बहुत लोगों के सामने एक समस्या आती है, सूत्र भूल जाते हैं। सूत्र भूल गए तो आपके दिमाग में सूत्र याद करने का बहुत आसान तरीका, आप केवल हिमांक का क्वथनांक याद रखिए। जैसे फ़ारेनहाइट है, हिमांक याद है कि 212 होता है, क्वथनांक 212 होता है और हिमांक 32 होता है। तो क्या करेंगे, या चूँकि आपका क्या है फ़ारेनहाइट का, तो पहले F और -32 और दोनों के बीच अंतराल कितने का है, 180 का। ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका संबंध डिग्री सेल्सियस से करना है तो डिग्री सेल्सियस में भी 100 इसका क्वथनांक होगा और 0 क्या होगा, आपका जल का हिमांक। तो डिग्री सेल्सियस का निकालना है तो आपका C -0 और दोनों का अंतराल कितने का है, तो 100 का। इस तरह हो जाएगा और सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न है, प्रश्न में कहा जाता है कि यदि एक स्वस्थ मनुष्य का जो ताप है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी लोग जानते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि 37 डिग्री सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको बदलना है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो आप लिखेंगे कि C/5 बराबर F -32/9। यहाँ पर आपको सूत्र याद रहेगा तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस मालूम है, अब बताना है क्या, F। तो यहाँ पर 37/5 बराबर F -32/9 हल कर देंगे। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 फ़ारेनहाइट -5 दूनी 10, उसके बाद 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 और 1 16 160 बराबर आप 9 7 63 और 9 3 27 और 6 आपका हो जाएगा 33। तो यहाँ पर 5F बराबर हो जाएगा 333 माइनस इधर आएगा प्लस 160। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 3 9 और 3 1 4। तो यहाँ पर 5F बराबर 493, तो F बराबर हो जाएगा आपका 493/5। अब भाग दे दीजिए, 5 9 45, बचा कितना 4, हो गया 43। तो 5 8 40, बचा 3, तो दशमलव बढ़ा देंगे 5 6 30, तो आया आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर मनुष्य का ताप, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने बदल दिया तो फ़ारेनहाइट में कितना आया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, आपके तापमापी में मैंने केवल 4 सामान्य क्या बताया, पैमानों को, जिसमें आपका सेल्सियस रहा, फ़ारेनहाइट रहा, केल्विन रहा, उसके बाद र्यूमर रहा। तो अब आपको बता दें, एक शब्द आता है ताप में परम शून्य। परम शून्य, देखिए परम शून्य की बात आती है। जैसे कहा जाता है कि परम शून्य ताप किसको कहते हैं, परम शून्य ताप किसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत समझिए। यह सिद्धांत, या कहें कि सैद्धांतिक रूप से यह बताया गया है, सैद्धांतिक रूप से यह बताया गया है कि इस धरती पर अधिक से अधिक ताप की गणना नहीं है।
लेकिन न्यूनतम ताप की गणना है और वह है -273 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, इस धरती की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में अगर सबसे कहीं पर भी सबसे कम टेम्परेचर है तो आपका है -273 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अधिक से अधिक ताप की गणना निश्चित नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन के बराबर होता है। 0 केल्विन के बराबर होता है। तो जब 0 केल्विन के बराबर होता है, यहाँ पर यह केल्विन है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है। अतः जो केल्विन का यह ताप है, अर्थात 0 केल्विन जो ताप है, इसी को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। आपका आएगा 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि 260 डिग्री सेल्सियस, उसी में दे देगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका 0 केल्विन दे देगा और कहेगा कि परम शून्य ताप बताइए। तो परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन। दूसरा चीज़, यह केल्विन एक ऐसा पैमाना है जो कभी इसका मान ऋणात्मक नहीं होता। और दूसरी चीज़, इस पर डिग्री नहीं लिखी जाती है क्योंकि यह परम ताप है। अगर साइंस की बात किया जाए तो आपका यह हम पढ़ा रहे हैं भौतिक या केमिस्ट्री में भी हमेशा जो सवाल हल किए जाते हैं उसमें अगर डिग्री सेल्सियस आता है तो उसको सदैव केल्विन में ही बदल करके सवालों को हल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे परम शून्य ताप। तब परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन। चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं द्रव तापमापी। ध्यान दें, द्रव तापमापी। द्रव तापमापी के नाम से ही आप जानते होंगे कि द्रव का मतलब ऐसा द्रव जो तापमापी अर्थात थर्मामीटर का काम करता है। तो देखिए, आपके द्रव में 2 कंडीशन आता है। एक आता है पारा जिसका प्रतीक Hg, और दूसरा आता है अल्कोहल। अल्कोहल शुद्ध में अल्कोहल बोलते हैं, नहीं तो लोग एल्कोहल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि पारा और एल्कोहल दोनों क्या है? द्रव है। जैसा कि आप जानते हैं, पारा कभी कभी एक चीज़ है, बहुत से लड़के प्रश्न लेकर आए सामने कि सर पारा नाम नहीं दे रहा है। तो देखिए, पारा का दूसरा नाम पारद भी होता है। कहीं कहीं आपको परीक्षा में पारद लिख दे तब भी समझिए कि क्या है? पारा है। पारा का दूसरा नाम पारद। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि द्रव तापमापी, द्रव को मापने वाले, माने द्रव थर्मामीटर, पारा और एल्कोहल। एक बात समझिए कि पारा जो होता है, एक बार सिविल परीक्षा में ही प्रश्न पूछा था कि ध्रुवों पर पारा थर्मामीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? ध्रुवों पर। तो बात आती है कि भाई ध्रुवों पर पारा थर्मामीटर या पारा तापमापी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका जवाब होगा कि पारा का हिमांक, पारा का क्या? हिमांक। हिमांक माने जिस अंक पर जम जाता है, तो हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा। जबकि इसका क्वथनांक तो क्वथनांक होता है आपका 356 डिग्री सेल्सियस। यही बात आपको ध्यान देना है। -39 डिग्री सेल्सियस का मतलब ध्रुवों पर जाएंगे तो आपका केवल -39 नहीं है, -150 चला जाएगा। तो जब मान लीजिए कि -150 में चला जाएगा तब पारा तो 39 पर जम जाएगा, और जब 39 पर जम जाएगा तो मापेगा कौन? तब पारा -39 पर जम जाता है, इसलिए इसका
प्रयोग ध्रुवों पर नहीं किया जाता है। कहाँ पर पारा का उपयोग किया जाएगा? जहाँ पर तापमान न्यूनतम -39 से ऊपर हो, नीचे न हो, वहाँ पर, और 356 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अधिक न हो, वहाँ पर पारा का उपयोग होगा। तो जब ध्रुवों पर पारा का उपयोग नहीं होता है तो किस तापमापी का होता है? तो एल्कोहल का। आप क्या जवाब देंगे? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का क्यों? क्योंकि इसका जो हिमांक होता है, ध्यान दें, हिमांक, तो हिमांक इसका -175 डिग्री सेल्सियस, अर्थात एल्कोहल जो है माइनस में 175 डिग्री सेल्सियस तक का ताप क्या कर सकता है? माप सकता है। और उसके बाद आपका आता है क्वथनांक। तो क्वथनांक इसका बहुत कम होता है, अर्थात 78 डिग्री सेल्सियस। माने अधिकतम 78 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापेगा और न्यूनतम -175 का। तो यही है, आप जान गए, पारा तापमापी और एल्कोहल, यह दोनों क्या हैं? द्रव तापमापी। देखिए, अधिकांश लोगों के मन में आता है कि ताप का सबसे बड़ा मापी कौन है? जैसे मान लीजिए कि सबसे अधिक टेम्परेचर रखने वाला सूर्य है, तो सूर्य के ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोग कह देते हैं, या अधिकांश लोगों की हाल है, कह देते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अगर पायरोमीटर ऑप्शन में न रहे तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्योंकि कभी कभी पायरोमीटर इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी देता है, तो हिंदी में उसको उत्तापमापी कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसका अगर पूरा नाम देखा जाए तो पूरा नाम आपका पड़ेगा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, अगर इसका उच्चारण बोला जाए, ठीक, तो कहेंगे पूर्ण है, पूर्व नहीं, पूर्ण। यहाँ पर उच्चारण बोला जाए तो उच्चारण में कहेंगे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ध्यान दें, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जिसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहा जाता है। इसमें मुख्य पॉइंट जानिए, सूर्य का ताप, जो सूर्य का ताप होता है वह किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर। अधिकतम तापमान यह सूर्य का माप सकता है। अगर कह दिया जाए कि न्यूनतम, तो न्यूनतम 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को नहीं मापता है, ताप को नहीं मापता है। तो बात आती है कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्यों नहीं मापता है? तो ध्यान दें, बात आ रही है पूर्ण रेडिएशन माने पूर्ण विकिरण, विकिरण माने किरण। तो जब 800 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो विकिरण उत्पन्न होगी ही नहीं। तो जब 800 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा, विकिरण उत्पन्न होगी नहीं, तो यह पायरोमीटर मापेगा नहीं। तो यहाँ पर विकिरण उत्पत्ति की सीमा है आपका 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस पर जब विकिरण निकलता है तब यह पायरोमीटर उस टोटल रेडिएशन का माप करता है। अधिकतम, तो अधिकतम में समय से सीमा यही है कि सूर्य का ताप, ये है आपका उत्तापमापी। लेकिन एक जो है सिविल परीक्षाओं के लिए इससे प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किसके नियम पर आधारित है? किसके नियम पर आधारित है? तो आप कहेंगे
का नियम, स्टीफन का नियम, जो उन्होंने बताया था कि जो विकिरण उत्सर्जित होती है वह उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अर्थात स्टीफन का नियम पर आधारित है क्या? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। तो उत्तापमापी का संबंध स्टीफन का नियम से है। और नियम में क्या बताया था? किसी भी वस्तु का विकिरण द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मा या ऊर्जा होती है वह उसके परम ताप के ठीक चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि जब चतुर्थ घात है तो यह कितना अधिक होगा। तो बात यही है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका है तापमापी में ही आपका ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी, तापमापी। ध्यान दें, ताप युग्म तापमापी यह एक ऐसा तापमापी है जो पहला चीज बता दे, यह सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। सीबेक का प्रभाव देखिए, सीबेक का प्रभाव जो दो भिन्न भिन्न धातुओं का, जिसमें एक गर्म होता है एक ठंडा, उसको जोड़कर जो संधि बनाया जाता है उसके मार्फत यह ज्ञात किया जाता है। सीबेक के प्रभाव का ये प्रारूप देखा जाता है कि जहाँ पर दो तारों को अगर जोड़ दिया जाए और उसको यहाँ से संधि से हिट किया जाए तो उसका जो प्रभाव होता है ताप का, वह सीबेक का प्रभाव है। और सीबेक के प्रभाव पर आधारित तापमापी कौन है? ताप युग्म तापमापी। किस पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। दूसरा चीज, यह ताप युग्म तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापता है। पूछा जाए कि ताप युग्म तापमापी न्यूनतम कितना मापेगा, तो न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस में, और अधिकतम 1600 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका आता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैं कई तापमापी का वर्णन करूंगा, जिसमें आपका एक आ रहा है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। और जहां पर मैं तापमापी का नाम ले रहा हूं, आप क्या समझिए? थर्मामीटर। पहले ही लिख दिया हूं, तापमापी का मतलब थर्मामीटर। तब प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, देखिए इसमें बस यही जानना है आपको कि इसका भी टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम इसका 1200 डिग्री सेल्सियस। आप नाम से ही समझ रहे हैं प्लेटिनम, तब प्लेटिनम तत्व है, और यह जो प्लेटिनम तत्व है उसी से बनाया गया है यह तापमापी, जो -200 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापता है और अधिकतम 1200 डिग्री सेल्सियस को मापता है। तो इसी तरह आपके गैस तापमापी भी आते हैं। जैसे गैस में हाइड्रोजन का तापमापी है, नाइट्रोजन का तापमापी है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो भी 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। जो नाइट्रोजन होता है उससे अधिक वो 800 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। तो इस तरह कई तापमापी हैं, लेकिन जो मुख्य तापमापी रहें उनकी चर्चा मैं इस वीडियो में कर दिया। अब ये पूरा थर्मामीटर आप ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए, ये नहीं कि केवल आप वीडियो देख करके रह जाइए। हमारा उद्देश्य है आपको जानकारी देना इस चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद, बस आज इतना ही।